नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात करेंगे बजट से पहले अर्थव्यवस्था की। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए क्या कदम उठाती है। सबकी नजर आने वाले बजट पे है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को बाजार में और ज्यादा से ज्यादा पैसे डालने चाहिए। वहीं बजट से पहले कई एजेंसियां लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। इन सभी रिपोर्टों और सर्वे में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों में गिरावट के बाद भी सेंसेक्स अब तक के रिकॉर्ड स्तर पे है। अर्थव्यवस्था इस वक्त भले ही सुस्त है, लेकिन औसत तौर पर सेंसेक्स में उछाल है, यानी सेंसेक्स सुस्त है। इसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या कुछ तस्वीर रह सकती है, इसके साथ ही सरकार के पिटारे से कल बजट में क्या निकलता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे आकाश जिंदल जी, जो कि ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट जो है वो आई है। आईएमएफ की भविष्यवाणी जो है, अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदार छलांग लगाएगी। इस तरीके की भविष्यवाणी आईएमएफ की तरफ से की जा रही है। अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 11.5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इकलौता भारत डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा। इस तरीके की भविष्यवाणी आईएमएफ की तरफ से की जा रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लेगा आने वाले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में। 2020 में अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है और 2021 में 7.3% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है। लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों से घरेलू उपभोग जो है वो कंजम्पशन वो कम हुआ है। जीडीपी पे इसका असर हुआ है। कृषि कानून पर आईएमएफ की मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय कृषि व्यवस्था को सुधार की जरूरत है। नए कृषि कानून में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, यानी कृषि कानून का सपोर्ट किया है। जो 3 नए कानून है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, नए कानून से किसानों के लिए बाजार बड़ा होगा, इस बात का अनुमान कृषि जो विशेषज्ञ हैं आईएमएफ की, उन्होंने कहा है। बिना कर चुकाई के स्थानों पर पैदावार को बेचा जा सकेगा, इस तरीके की बात कही जा रही है आईएमएफ की तरफ से। और शेयर बाजार में उछाल है, चुस्त 21 जनवरी को बीएसई का सेंसेक्स 50,000 के पार चला गया। 145 साल के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स जो है वो 50,000 के पार गया है। तो ये क्या कनेक्शन है? साल 2020 में शेयर बाजार में निवेश करने वालों को 15% का फायदा हुआ है, रिकॉर्ड फायदा बताया जा रहा है ऐसा। तो ये सब सारी स्थितियां हैं बजट से पहले और क्या है इसके मायने। सेंसेक्स में जिस तरीके का उछाल है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। क्या इसका अर्थ है, क्या कनेक्ट है, क्या डिसकनेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे। अर्थशास्त्री हमारे साथ आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आकाश जी, ये जो एक तरफ सेंसेक्स में उछाल है, दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है वो डीप हो रही है, क्या वजह आप मानते हैं? क्या सेंसेक्स में जो उछाल है उसका कुछ पॉजिटिव असर अर्थव्यवस्था पे होगा, या सेंसेक्स का जो उछाल है ये अस्थायी है? इसका मोटे तौर पे सीधा असर तो दिख रहा है, लेकिन अस्थायी तौर पे कोई इसका अर्थव्यवस्था पे असर नहीं होगा या होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे मित्र, ऐसा अक्टूबर नवंबर तक अर्थव्यवस्था हमारी डाउन चल रही थी, ग्रोथ हमारी कम थी। अप्रैल टू जून क्वार्टर में -23.9% जीडीपी रही, उसके बाद -7.5%। वहां तक मैं आपके साथ हूं कि अर्थव्यवस्था हमारी डाउन चल रही थी, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने एक गजब का कमाल की रिकवरी की है। मैं ये कहूंगा ये लीडरशिप एबिलिटीज है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की, जिन्होंने इकोनॉमी को 2 बहुत अच्छे विजन दिए हैं, बीइंग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। हुआ क्या है कि पोस्ट दिवाली अर्थव्यवस्था के अंदर एक तेजी आई है। अब तेजी के क्या क्या पॉइंट्स आपको बताता हूं। जीएसटी कलेक्शन देखिए, एक पर्टिकुलर मंथ का जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ आया है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है बहुत अच्छा है। कार सेल के नंबर देखिए, कार सेल के नंबर लगातार बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल। रियल एस्टेट प्राइसेस की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, चंडीगढ़ के पास मोहाली की बात करें, मुंबई के हिस्सों की बात करें, तो अच्छी तेजी आई है। तो हमारी इकोनॉमी की रिजिलियंस और बाउंसिंग बैक एबिलिटी कहीं ना कहीं शो हो रही है। और मेरा ये मानना है जिस तरीके से
इकोनॉमी का संचालन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इस साल हमारी इकोनॉमी 11.5 से 12% की जीडीपी ग्रोथ दिखाएगी और इस साल फिर हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में से, बड़ी इकोनॉमीज में से। तो ये मैं बात मानता हूं कि अभी तक इकोनॉमी उतना नहीं रिकवर की है जितना कि सेंसेक्स बढ़ गया है, बट सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आने वाले 1 साल की वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आज देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत अच्छी आ रही है। हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा रेपो डेवलप किया हुआ है यूएस में, यूरोप में, जिसकी वजह से बहुत अच्छी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है। साथ ही साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी आप दिसंबर जनवरी की बात करें तो लोगों ने रेस्टोरेंट्स में शॉपिंग के लिए जाना वापस कर दिया, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पिछला साल डाउन था, लेकिन अब रिकवरी हमारी शुरू हो गई है। बिल्कुल आकाश जी, ये जो रिकवरी शुरू हुई है, लोग जो है बाजार में जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन जो है बढ़ रहा है, इसलिए जीडीपी पे भी उसका असर दिख रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अभी के जो रिजल्ट्स हैं, खासतौर पे पहले तिमाही की अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स तो सरकार ने जो पैसे, सरकार ने जो कैश मार्केट में दिए हैं पैंडेमिक के कारण, जो कैश बेनिफिट्स लोगों को दिए हैं, किसानों को दिया है सीधे खाते में जो पैसे, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार ने कैश को बूस्ट किया है मार्केट में, उसकी वजह से इकोनॉमी में ये सुधार है, या जो थोड़ा बहुत जो उछाल दिख रहा है उसकी वजह से है? अगर उसकी वजह से है तो ये तो अस्थायी नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार अगर कुछ पैसे बूस्ट करती है, सीधा कैश देती है या सब्सिडी देती है, तो ये तो नेगेटिव चीज़ है ना अर्थव्यवस्था के लिए। कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आप सब्सिडी के आधार पर तरक्की करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ दवाइयां, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं ताकि ठीक हो सके। लेकिन वो इसलिए होते हैं कि जब ठीक हो जाए तो हम अपनी नॉर्मल जो बॉडी है उसकी पावर के बेस पे चल सके। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा था कोरोना के कारण। तो जब इतना बड़ा झटका लगा था तो दुनिया भर में स्टिमुलस दिए गए थे। स्टिमुलस मात्र भारत में नहीं दिया गया मेरे मित्र, यूएस ने बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया, यूरोप की इकोनॉमीज में बड़े स्टिमुलस पैकेज दिए गए। तो ऐसे में जब आदमी बीमार होता है तो थोड़ी बहुत सहायता, थोड़े बहुत टॉनिक, थोड़े बहुत दवा की जरूरत होती है, वो हमारी सरकार ने दिया। लेकिन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब आदमी का शरीर पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है तो वो शरीर नॉर्मल काम करने लग जाता है, फिर उसको उन दवाइयों की, टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारी सरकार ने क्या किया, वो सिचुएशन देखते हुए किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, बाकी चीजों के लिए इकोनॉमी के अंदर कैश डाला, इकोनॉमी में स्टिमुलस पैकेज डाला, बिकॉज उस समय इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट थी। देखिए उस समय क्या था, हमारे मजदूर भाई जो है, बहुत से मजदूर भाई जो है बेरोजगार हो गए थे, अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे, तो उनको कुछ मदद चाहिए थी। बहुत से हमारे गरीब भाई बहन ऐसे थे जिनके पास अनाज के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार ने उनके लिए अनाज अरेंज किया, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए था। अब जब दोबारा से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है तो उन लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। तो उन लोगों को सहायता शॉर्ट टर्म के लिए ही चाहिए थी, जब तक वो बेरोजगार थे तब तक उनको सहायता मिली। अब उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है, तो उससे वो रिकवरी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो प्लान थे बड़े अच्छे थे, लॉजिकल थे, और ये हिंदुस्तान का ही नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर रहा है। यूएस देखें, यूरोप देखें, बाकी इकोनॉमी देखें, सब जगह सरकारों ने आम आदमी की मदद की है और हमारी सरकार ने भी वही काम किया है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने। बिल्कुल सही कहा आपने आकाश जी, सरकार ने मदद की है, लेकिन सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से लेती है, या लेने की मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि सरकार ने तो अपना खजाना खाली कर दिया है। सरकार ने खुल करके दोनों हाथों से मदद करी है पैंडेमिक के दौरान जनता की, और खजाना खोल दिया है। क्या आपको लगता है ये जो बजट जो आने वाला है, जिससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि बजट ये अच्छा होगा, लेकिन सरकार की भी उम्मीदें हैं कि सरकार को अपना खजाना फिर से भरना है, सरकार को और ही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो क्या आपको लगता है कि टैक्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज आएगा? क्या टैक्स में राहत मिलेगी जनता को, या किसी दूसरे माध्यम से सरकार जो है पैसा अपने खजाने में वापस लाने के लिए सोचेगी? किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि टैक्स स्ट्रक्चर में सरकार कुछ बदलाव करेगी, राहत देगी? आई थिंक एन एक्सीलेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैं सुबह से बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल सुबह से ये सबसे बढ़िया सवाल है। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां मैं आपके साथ हूँ। देखिए, आज सरकार के पास पैसा नहीं है,
क्योंकि इकोनॉमी की हालत खराब रही है। डेफिसिट, सरकारी घाटा बहुत ज्यादा है। सरकार डेफिसिट का मतलब सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का डिफरेंस। तो अब लोगों को कुछ ना कुछ देना है, तो वो देने के लिए कहां से आएगा? तो जहां आप इशारा कर रहे हैं वो एक जो है आशंका है, और वो एक पॉसिबिलिटी भी है कि सुपर रिच टैक्स लगाया जाए। उसके अंदर जो संभावनाएं हैं, एक तो वेल्थ टैक्स एक समय पे होता था, शायद वेल्थ टैक्स को दोबारा लगाया जाए, या जो लोग टॉप स्लैब पे है इनकम टैक्स की, उनके ऊपर सेस लगाया जाए, या इनकम टैक्स हाईली चार्ज किया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं से सरकार को भी जो है कुछ ना कुछ पैसा चाहिए ताकि वो लोगों को बांट सके। तो मेरे हिसाब से एक संभावना ये है कि जो बहुत रईस लोग हैं, अल्ट्रा रिच हैं, जो टॉप इनकम टैक्स स्लैब हैं, उनसे जो है कुछ लिया जाएगा कि इकोनॉमी में इस समय कुछ मदद की जाए, और हमारे गरीब भाई बहनों को और मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब मिडिल क्लास को क्या दिया जा सकता है? सबसे पहले तो एटीसी वो सेक्शन है जिसके अंदर एनएससी, पीपीएफ, ईएलएसएस कई स्कीम आ जाती हैं। वहां 50,000 के आसपास की एग्जम्पशन लिमिट और बढ़ सकती है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के अंदर, क्योंकि आज हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू सब लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, बिकॉज कोरोना everybody has realized that had one got a Mediclaim or health insurance, fighting Corona would have been much more easier. So I expect an additional exemption of around 10,000 or 20,000 in health insurance. दूसरा, इस सरकार का एक बहुत खूबसूरत टारगेट है हाउसिंग फॉर एवरीवन बाय 2022। तो उसको बढ़ाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट एक मेजर पार्ट हो जाता है, उसके ऊपर भी एडिशनल टैक्स एग्जम्पशन आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो है सुपर रिच से या टॉप स्लैब वाले लोगों से कुछ एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, बट क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को तकलीफ रही है, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, बहुत लोगों की सैलरी रिड्यूस हुई है, बिजनेसेस में लोगों की इनकम कम हुई है, बिजनेसेस ब्रेक इवन लेवल पे हैं। तो मेरे हिसाब से आम आदमी को राहत दी जाएगी, और जो पैसे वाले हैं उनसे कुछ ना कुछ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की जाएगी। सरकार को और शायद एक संकेत, बिल्कुल एक संकेत शायद सरकार ने पहले भी दिया है। अभी जो प्रधानमंत्री ने सारे इंडस्ट्री के जो बिग नॉच हैं उनके साथ जो मुलाकात की है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इंडस्ट्री पे भी कुछ टैक्स जो है इम्पोज किया जाए और उनकी सहमति के साथ किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री पे भी कुछ हेवी टैक्स, कोरोना सेस टाइप की कुछ चीज लगाई जा सकती है? देखिए, ऐसा है, हो सकता है कि लगाया जाए, बट मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर पे ना लगाया जाए। क्योंकि आज देश को क्या चाहिए? आज देश को 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 जॉब्स, नंबर 2 जॉब्स, नंबर 3 जॉब्स। आज हमारे देश को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर देता है, इंडस्ट्री देती है, तो मेरे हिसाब से वहां टैक्स ना लगाया जाए। बट हाँ, क्योंकि अब सरकार को भी कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए रिलीफ के लिए, वेलफेयर के लिए, और हमारी सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे देश को वैक्सीनेट करने लगे हुई है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो शायद इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर से कुछ टैक्स बढ़ाया जाए। बिकॉज देखिए, अब क्या है कि आज की तारीख में सबको देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लड्डू पेड़े चाहिए लेकिन सरकार की झोली में ज्यादा लड्डू पेड़े है नहीं है। बिल्कुल। तो होगा क्या? मेरे हिसाब से एक लड्डू पे कई टुकड़े किए जाएंगे और सबका थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी, और वो लड्डू भी कहीं से जो है लिया जाएगा। तो उसके लिए जो है अमीर लोग हो सकते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, कहीं ना कहीं से वो पैसा इकट्ठा करके दिया जाएगा। तो आई थिंक पहला जो है अमीर लोग हो सकते हैं, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, तीसरा एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट पे लोग थोड़ा खुशहाल हैं, तो शायद कैपिटल गेन टैक्स जो है उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ की जाए, वहां से कुछ जो है पैसा इकट्ठा किया जाए। तो इस बार का बजट जो है वो गिव एंड गिव और वेलफेयर बजट नहीं होगा, मेरे हिसाब से गिव एंड टेक बजट होगा। बिल्कुल, कहीं से लिया जाएगा, कहीं दिया जाएगा, बैलेंस करने की कोशिश। बैलेंसिंग एक्ट जो है, बिल्कुल, एक जैसे कुशल बाजीगर होता है जो रस्सी पे चलता है जी, वो रस्सी पे सही चलता भी है और जो है अपना बैलेंस भी मेंटेन करता है। इस तरह की कुछ जो है एक बढ़िया जो है बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाएगी, ऐसी मुझे संभावना लगती है। हालांकि ये सब संभावनाएं, एक्चुअल चीज तो बजट वाले दिन ही पता चलेगी हमें। बिल्कुल। एक आकाश जी, अभी मैं पढ़ रहा था, आरबीआई के जो गवर्नर हैं कांत जी, अमिताभ कांत जी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेंसेक्स में उछाल है और अर्थव्यवस्था थोड़ी डीप जा रही है, तो एक तरीके से डिस्कनेक्ट को शो कर रहा है। क्या आपको लगता है ये जो डिस्कनेक्ट की बात करी है उसने, क्या ये सही है? मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहूँगा। और अगर ये डिस्कनेक्ट है तो ये इकोनॉमी के लिए कितना बुरा है? इसका क्या असर आने वाले टाइम में पड़ने वाला है इकोनॉमी पे? मेरे दोस्त, आपको अपना प्रश्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जी। नामों की और डेजिग्नेशन की थोड़ी सी इसमें मिसमैच आ गई है।
अच्छा, तो बिल्कुल। ये स्टेटमेंट किसी और की थी, हाँ, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल। वो स्टेटमेंट किसी किसी की भी और हो, की थी, जो बट तथ्य आज जो जिसकी भी तथ्य जो स्टेटमेंट है थी, हाँ, तो जी, उस पर मैं कमेंट करूंगा, जी। ठीक है ना। तो ये जो है मेरे हिसाब से, देखिए होता क्या है कि सेंसेक्स जो है थोड़ा फ्यूचर डिस्काउंटिंग पे चलता है, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूं, यानी आने वाले वक्त को देखता है। जी। अभी मैं ये मानता हूं इकोनॉमी में उतनी रिकवरी नहीं आई है, इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया है, जबकि सेंसेक्स जो है बहुत तेज हो गया है। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट दिखता है, बट क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करती है, तो फ्यूचर जो है इकोनॉमी का अच्छा लग रहा है, तो वो कहीं स्टॉक मार्केट देख रही है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में एक और रीजन होता है एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा, लिक्विडिटी। इस समय ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिया आ रही है, दुनिया भर में रिलीफ पैकेज दिए गए, स्टिमुलस, वो पैसा कहीं ना कहीं जो है इक्विटीज में और एसेट क्लासेस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का खेल भी है और फ्यूचर डिस्काउंटिंग का खेल भी है, बट हमारी इकोनॉमी रिकवर करती हुई आने वाले समय में दिख रही है। अब तो ग्लोबल एजेंसी कह रही है कि 11 से 12% के ग्रोथ रेट हम इस साल अचीव करेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी। शॉर्ट टर्म में यह जरूर लग रहा है कि इकोनॉमी तो 2 महीने से चली है, जबकि स्टॉक मार्केट बहुत सर पर दौड़ ली है और हमारी इकोनॉमी में बहुत दम है। इंडिया की इकोनॉमी एक रेजिलियंट इकोनॉमी है, एक बाउंस बैक करने की क्षमता वाली इकोनॉमी, और खासकर चाइना को लेके अब दुनिया में चाइना को कहीं पसंद नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। कोरोना के समय चाइना पे काफी सवाल खड़े किए गए, इसलिए ग्लोबल मनी इंडिया में आएगा। अभी लेकिन एक महीना पहले का आकाश इंसिडेंट जी, है। लेकिन जो चाइना की इकोनॉमी में अभी देख रहा था, तो वो तो अब भारत से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब मुझे देने दीजिए। चाइना में 1-1.5 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ है, जी। एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में कुछ खबरें आई हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अलीबाबा लोग के जो है जी, लोग जो है बहुत ज्यादा कुछ दर्शक जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसका वो एटमोस्फेयर हम बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एटमोस्फेयर मानेंगे। दूसरा, कोरोना के समय चाइना पे बहुत सवाल खड़े किए गए। यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, तो यूएस कभी चाइना के साथ उस तरीके से हाथ नहीं मिलाएगा, जबकि हिंदुस्तान एक देश उनका जो है दोस्त मुल्क है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उससे चलते हुए यूएस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के चलेगा। और वैसे भी चाइना जिस तरह की एक्सपेंसिव पॉलिसी परस्यू कर रहा है, चाहे ओबीओआर हो, चाहे पाकिस्तान का सी पैक प्रोजेक्ट हो, या उसने श्रीलंका में जो किया, उसके चलते हुए अमेरिका हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाएगा। और ग्लोबल मनी कहां से आता है? ग्लोबल मनी हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा यूएस यानी अमेरिका से आता है। तो ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में ज्यादा आएगा। प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छी हिंदुस्तान की एक फ्रेंडली इमेज डाली है, और प्रधानमंत्री साहब ने एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए कि इंडिया में इस टाइम ग्लोबल मनी आएगा, जो 2 स्लोगन दिए हैं, जो बहुत अच्छे थीम दिए हैं, बीइंग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। मैं कहूंगा, मैं सल्यूट करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए देश को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं, और उसका देश को फायदा होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 साल बाद हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के करीब होगी। अभी भी हम दोबारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। पहले भी हम आगे पहुंच चुके हैं जी, यूके से हम ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, यूके अब हमसे पीछे है। बिल्कुल। तो एक चीज लेकिन आकाश जी, ये जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो मजबूती आएगी, इसकी कीमत क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है? क्योंकि महंगाई में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से उछाल पे है, पेट्रोल की कीमत के कारण जो है बाकी चीज़ें जो मिडिल क्लास को कीमत चुकानी पड़ रही है, क्या आपको लगता है ये इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करेगा? ये जो महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ क्योंकि हमारी जो जीडीपी है कंजम्पशन बेस्ड है, तो पेट्रोल की खपत बढ़ती है तो कहते हैं जीडीपी बढ़ता है, जाम लगता है तो कहते हैं जीडीपी बढ़ती है, लेकिन कीमत कहीं ना कहीं तो मिडिल क्लास को चुकाना पड़ रहा है ना। देखिए, पेट्रोल और डीजल पे मैंने सरकार को कई बार रिक्वेस्ट की है जी, बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स को मैंने टीवी शो में मिला हूं, तो उनको वहां भी रिक्वेस्ट की है कि एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज और वैट को कम किया जाए। आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस में सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों बहुत ज्यादा है। सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। करीब 2/3 के आसपास टैक्सेस आ जाते हैं, और इसकी वजह से आम आदमी की महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आम आदमी के लिए तकलीफ का वक्त रहा है, क्योंकि उसकी कमाई, जैसे मैंने पहले कहा, कम हुई है। अब सैलरी कम हो गई, ऊपर से पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया। अच्छा, डीजल पे सारे जो है ईटेबल्स आपके चलते हैं, डेली के कंज्यूमेबल, आपके वेजिटेबल्स, मिल्क। अब दूध और सब्जियों के बिना तो कोई घर चल ही नहीं सकता, दूध भी डेली आना है, सब्जियां भी डेली आनी है। तो कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। और मैं इसमें बड़ा क्लियर कह दूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से और तमाम प्लेटफॉर्म से, चाहे इंडियन चैनल्स हो या ग्लोबल चैनल्स हो, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेंट्रल एक्साइज को कम किया जाए
और स्टेट गवर्नमेंट को भी वैट को कम करना चाहिए इससे, बिल्कुल। ताकि पेट्रोल डीजल को हम सस्ता करें। बिकॉज पेट्रोल जो है आज जो है लोगों के पास, सबके पास, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास 2 व्हीलर है, तो पेट्रोल जो है इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डीजल पे तो आम हिंदुस्तानी आदमी के लिए तो डीजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खाने पीने का सामान तो डीजल पे ही आना है। तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर, मैं तो फिर आपके प्लेटफॉर्म से आई वुड रीटरेट माय रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दैट एक्साइज टैक्स एज वेल एज स्टेट वैट शुड बी रिड्यूस्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल, दोनों के ऊपर रिड्यूस किया जाना चाहिए। आपको जो है कमाई करने के, टैक्स अर्न करने के और बहुत से तरीके हैं। तो पेट्रोल डीजल पे दोनों चीजों को कम कीजिए आप, सेंट्रल एक्साइज और वैट से। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जिंदल जी, और इतने अच्छे तरीके से बात को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकाश जिंदल जी थे, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे थे कि इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, आने वाले दिनों में इकोनॉमी किस तरीके से हमारी वर्ल्ड लीडर की तरफ हम भारत बढ़ेगा और इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हम एक लीडर बन के उभरेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा था। हालांकि बजट से लोगों की बहुत उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद जो है, इस उम्मीद पर सरकार खड़ी उतरेगी, इसके चांसेस तो हैं, लेकिन ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि टैक्स के स्लैब्स में कुछ कमी करे, लेकिन कॉरपोरेट पे कुछ टैक्स लगाने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि कॉरपोरेट कुछ टैक्स लगाए, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने जो खर्च किया है उस खर्च को वापस लेने के लिए, अपने खजाने को भरने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ इंतजाम तो करने ही होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।